यहाँ की जो मुख्य सीट जो सामान्य सीट है और फिलहाल वहाँ से जो विधायक है संयम लोढ़ा जी, तो बेसिकली देखा जाए तो उनकी जाति के बहुत ज़्यादा वोट नहीं है। पूरे 5 साल जो संयम जी का जो कार्यकाल रहा उसमें कांग्रेस ने कभी भी संगठन ने, मंत्री ने या संगठन ने उनको कभी भी नकारा नहीं या उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। और कौन जीतेगा राजस्थान में, आज हम बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के 3 विधानसभा वाले सिरोही जिले की। सिरोही आज़ादी के बाद भारत गणतंत्र देर से विलय होने वाला जिला था। रियासत काल में सिरोही पर चौहानों का शासन था। इसकी स्थापना राव लाखा द्वारा माउंट आबू के परंपराओं को हराकर की गई। इसकी प्राथमिकता राजधानी आबू रोड के पास चंद्रावती थी। गुजरात, मेवाड़, दिल्ली के राजवंशों की आपसी लड़ाई में यहां से निकलते हुए चंद्रावती को कई बार नुकसान हुआ। सिरोही में शुरू से 3 विधानसभा सीटें रहीं। विधानसभाओं का अंतिम परिसीमन 2008 में हुआ। इसमें आबू रोड शहर पिंडवाड़ा रेवदर से विधानसभा में चला गया। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को भी इधर उधर किया गया, लेकिन इससे यहाँ के जाति डेमोग्राफी में कोई खास असर नहीं पड़ा। इसीलिए यहाँ की आरक्षण स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आया। सिरोही जिले की विधानसभा सीटों की बात करें तो रेवदर सीट पर बीजेपी से जगसीराम कोली विधायक हैं। सिरोही सीट से संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक है। आबू पिंडवाड़ा सीट से बीजेपी की तरफ से समाराम गरासिया विधायक है। बताइए, जो सिरोही जिले की जो तीनों सीटें हैं उन पे जातिगत समीकरण क्या है हर सीट का? यहाँ की जो मुख्य सीट जो सामान्य सीट है और फिलहाल वहाँ से जो विधायक है संयम लोढ़ा जी, तो बेसिकली देखा जाए तो उनकी जाति के बहुत ज़्यादा वोट नहीं है। लेकिन उन्होंने जो रणनीति 2018 में अपनाई वो ही वहाँ पे टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वहाँ पे उनके सामने वोटाराम देवासी जी थे। देवासी जाति के बहुत ज़्यादा वोट हैं। हाँ, डोमिनेटिंग वोटर है देवासी हैं। ओबीसी कैटेगरी पूरी तरह से भाजपा की तरफ डाइवर्ट है। और इस पूरे जिले के अंदर आरएसएस का हिंदू महासभा के समय से ही बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। मतलब आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से हिंदू महासभा का प्रभाव यहाँ रहा है, तो उसकी वजह से आरएसएस भी यहाँ पे डोमिनेटिंग कंडीशन पे रही है। तो इसलिए भाजपा को ठीक है, जमीन जमाने में मेहनत लगी, लेकिन एक बार जो उन्होंने मेहनत कर ली वो परमानेंट फसल उसकी काट रहे हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो ओबीसी वोटर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पुरोहित जाति सिरोही के अंदर है। संयम लोढ़ा ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले एक जाति का जो पूरा बंच वोट था उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करी। तो मेघवाल जाति के पूरे वोट जब वहाँ डाइवर्ट हो गए, उन्होंने पंचों ने जब आश्वस्त कर दिया, तो ये हो गया नेक टू नेक लड़ाई हो जाएगी। दो जो जाति अगर भाजपा की तरफ एक साथ जाती है तो उनकी तरफ एक साथ आ जाएगी। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, फिर मेघवाल, ओबीसी जाति में देवासी, प्रजापति समाज के वोट ये बहुत ज़्यादा हैं। तो ओबीसी वर्ग के जितने भी वोट बैंक हैं वो सारे के सारे आपके भाजपा की तरफ डाइवर्ट हैं। ब्राह्मण थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। पिछली बार निर्दलीय वो हुए थे, इसलिए कई ब्राह्मण वोट उनकी तरफ पड़े। तो जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट इस सीट पे रहता है। दूसरा अगर आप आबू पिंडवाड़ा पे आइए तो यहाँ पे गरासिया बहुल इलाका है। तो पूरे जो विधानसभा सीट है उसमें ही गरासिया वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनमें भी फिर पट्टा पद्धति है कि भाई ये कौन से इलाके के गरासिया हैं। तो यहाँ जो आबू रोड से सटे हुए इलाके हैं उनको ये लोग भाकर पट्टी बोलते हैं। और जो पिंडवाड़ा साइड और इसका इलाका है जो उदयपुर और पाली से सटता है, इसको मारवाड़ पट्टी बोलते हैं। तो इनके अंदर फिर रहता है कि कौन कैंडिडेट किस पट्टी से खड़ा हो रहा है। अगर वो क्योंकि भाजपा लंबे समय से मारवाड़ पट्टी के व्यक्ति को दे रही है, वहीं से वोट भी ज़्यादा हैं गरासिया जाति के, तो इसलिए भाकर पट्टी के लोग कैंडिडेट जो इधर से खड़े हो रहे हैं उनको वहाँ पे वोट नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए ये सीट लगातार भाजपा के पास है। फिर दूसरा वनवासी कल्याण परिषद का वर्क भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवदर विधानसभा सीट में आएंगे तो यहाँ पे कोली जाति जिसके वर्तमान विधायक हैं। कोली और मेघवाल दो जाते हैं। उसके बाद मेघवाल आते हैं और अब जैसे दावा कर रहे हैं लगातार कांग्रेस से और भाजपा से, आपने देखा भी होगा कि अजमेर से भी कई नेता यहाँ पे आए। सरगड़ा जाति भी एक है जिसको कि वो बता रहे हैं कि हम लोग भी 3rd नंबर के। तो एक तरह से ये अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो जगसीराम कोली जो यहाँ के विधायक हैं पिछले 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। इससे पहले इनके ब्रदर भी जीते थे 92 से। 90 में यहाँ पे भाजपा ने अपनी जमीन जमा ली थी, जिसको सिर्फ एक बार ये लोग
उखाड़ पाए छोगाराम बाकोलिया के समय में, वो भी जातिगत आधार पे। छोगाराम बाकोलिया परिवहन मंत्री रहे थे और अभी सुनने में आ रहा है कि उनकी जो सुपुत्री है जो जिला प्रमुख रही है वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रही है और उम्मीद मतलब टिकट के इंतजार में है कि उन्हें कांग्रेस टिकट दे और वो वहां से चुनाव लड़े। तो तीनों सीटों पे जातीय समीकरण को तो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सिरोही पे भी, आबू पिंडवाड़ा पे भी और रेवदर पे भी। अब लेकिन यह है कि वो कांग्रेस और भाजपा पर डिपेंड, क्योंकि कांग्रेस के लंबे समय, भाजपा के लंबे समय तक जीतने का जो एक कारण रहा है वो यही कि वो सही कैंडिडेट सही जाति से सही समय पर उठा के लेके आ रहे हैं और कांग्रेस इसी में मात खा रही है। सबसे पहले बात रेवदर विधानसभा सीट की। रेवदर विधानसभा सीट पड़ोसी राज्य यानी कि गुजरात की सीमा से सटी हुई है। ऐसे में यहाँ के बॉर्डर इलाके में गुजरात का प्रभाव देखने को मिलता है। यह विधानसभा 1967 में अस्तित्व में आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरे देश में इमरजेंसी के कारण 1977 के चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी हारे थे, तब रेवदर उन विधानसभाओं में थी जहां से कांग्रेस के माधो सिंह ने जीत दर्ज की थी। यहां पर 1985 तक कांग्रेस का एकाधिकार रहा, जिसे 1990 में टीकमचंद कांत ने तोड़ा। ये मंडल कमंडल वाला दौर था, तो ओबीसी जातियां भाजपा की तरफ मुड़ी और तब से अब तक यहां पर बीजेपी का वर्चस्व है। इस सीट से कांग्रेस के छोगाराम बाकोलिया 3 बार विधायक रहे हैं। उनकी जीत का रिकॉर्ड तोड़ा वर्तमान विधायक यानी कि जक्सी राम कोली ने, जो लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पैटर्न ने पिछले 20 सालों से उसे जीत से दूर रखा। यूथ कांग्रेस तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नीरज डांगी और पूर्व गृह मंत्री यानी कि बूटा सिंह के बेटे अरविंदर सिंह लवली यहाँ से चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस को उसकी आपसी फूट ने भी ये सीट जीतने नहीं दी है। इस विधानसभा में आबू रोड जैसा सिरोही जिले का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र पड़ता है। विकास के मामले में जक्सीराम कोली का रिकॉर्ड खास नहीं रहा है। दरअसल जक्सीराम कोली सरल स्वभाव के हैं, जिसके चलते वो यहाँ से लगातार जीत रहे हैं। रेवदर विधानसभा की जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। रेवदर में कोली और मेघवाल की तादाद ज्यादा है। और भी हम जान लेते हैं यहाँ पे सर जो समीकरण है वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिला स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें मंत्री भी आए थे। उस मंच पर संयम लोढ़ा भी बैठे हुए थे, जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़के आए हैं। क्या लगता है आपको, इस बार वो कांग्रेस के उस पर चुनाव लड़ेंगे या फिर बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? संभावना यही जताई जा रही है, पूरे 5 साल जो संयम जी का जो कार्यकाल रहा उसमें कांग्रेस ने कभी भी संगठन ने, मंत्री ने या संगठन ने उनको कभी भी नकारा नहीं, या उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो दी। इस बार की बैठक में भी लगा कि संगठन, पार्टी, सरकार संयम लोढ़ा के साथ है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि उनकी टिकट को काट कर या उन्हें टिकट नहीं देकर कांग्रेस कोई नई रिस्क लेगी। लेकिन ये चर्चाएं भी रही हैं कि वो निर्दलीय जब चुनाव लड़े थे तब ज़्यादा बेहतर थे। तो आपको क्या लगता है, वो निर्दलीय जाएंगे या कांग्रेस की टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे? ये तो उनका स्वयं विवेक है, लेकिन संगठन उन्हें टिकट दे देगा तो उसे नकारेंगे कैसे? ओटाराम देवासी के बारे में भी एक आजारा भी उन्होंने खुद भी ये बयान दिया था कि मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूँ और यहीं से चुनाव लड़ूंगा। ओटाराम देवासी जी ने अगर ऐसा बयान दिया है तो वो पार्टी से ऊपर जाकर दिया है, क्योंकि संगठन ने अभी तक टिकट तय की नहीं है। ऐसे में वो कैसे कह सकते हैं कि टिकट मुझे मिलेगी या मैं लड़ने आ रहा हूँ? और फिर उनका जो कार्यकाल रहा, उनने जो विकास कार्य किए या आम जनता के बीच में जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा, उसके आधार पर फिर वो जाएंगे जनता के बीच। तो आपको क्या लगता है कि अगर यही 2 दावेदार इस सीट पे हुए, कोई नया चेहरा नहीं आया, तो चुनाव के परिणाम इस हॉट सीट पर क्या होंगे? ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन देखा जाए तो प्रदेश के अंदर भाजपा का जिस हिसाब से अभी चल रहा है, संभावना ये लगती है कि भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि भाजपा के अंदर भी कई अंतर्द्वंद है, लेकिन भाजपा फिर भी संगठन के हिसाब से अच्छी स्थिति में है। लेकिन भाजपा के भी अभी वर्तमान में जो भी पदाधिकारी बने हैं, संगठन ने जो फेरबदल किए हैं, उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी है। तो ये तो भविष्य ही बता पाएगा कि किसको क्या मिलता है। तीनों सीटों पर आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और सिरोही जो सामान्य सीट थी उस पर जो पिछली बार भाजपा को हार झेलनी पड़ी है, वो इस बार रिकवर हो पाएगी या नहीं, या दूसरी जो 2 सीटें हैं पिंडवाड़ा और रेवदर, उन पर क्या परिणाम आ सकते हैं?
वर्तमान में सिरोही जिले में दो भाजपा और एक कांग्रेस। एससी सीट के ऊपर जगसीराम जी हैं, एसटी सीट पर समाराम जी हैं। मुझे संगठन के स्तर पर तो कोई बदलाव इसमें नजर आता नहीं है, क्योंकि अगर जातिगत समीकरण देखें तो कांग्रेस का कैंडिडेट कैसा होगा, अगर वो दमदार नहीं हुआ तो इनका प्रभाव मंडल काफ़ी अच्छा है। जगसीराम के लिए लोग कहते हैं काम नहीं होते, लेकिन उन्होंने कभी किसी को मना भी नहीं किया। समाराम जी का भी क्षेत्र के अंदर कोई इतना विरोध नहीं है। लेकिन विकास की बात करें तो ये दोनों विधायकों के टाइम पर 10 साल सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई उल्लेखनीय या लैंडमार्क विकास नहीं किया। आपको भी बताया गया था कि जिला चिकित्सालय शिवगंज चला गया। हमारे 2 विधायक थे, उन्होंने कभी विधानसभा के अंदर इसकी मांग की नहीं। हवाई पट्टी आबू रोड की, उसके लिए कभी हमारे दोनों विधायक ने कभी भी प्रयास किए नहीं। स्थानीय मुद्दों के ऊपर ये दोनों विधायक भाजपा के जो रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। 10 साल इनकी पार्टी का शासन रहा, 10 साल ये विरोध में रहे। मेरा तो ये मानना है कि विरोध में रहते तो ज़्यादा चिल्लाते, ज़्यादा विधानसभा में प्रभावी ढंग से उसको कह पाते। और मुझे नहीं लगता कि जो प्रदेश का जो मुखिया है वो इनकी जो जनता के जनहित के मुद्दे हैं उसको नकारते। मुझे पूरी आशा थी कि अगर जिला अस्पताल की मांग की होती तो प्रदेश का मुखिया जिला अस्पताल देता। आपको तो ये बताऊं मैं कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और क्या कहते हैं आम जनता के बीच में इतनी गहरी खाई है। हम जो डिमांड करते हैं जयपुर से उसका उल्टा हो जाता है। हमने डिमांड की थी एसडीएम ऑफिस आबू रोड आना चाहिए, आईएएस आबू रोड एसडीएम होता। सरकार ने ये किया कि आबू रोड के अंदर एक एसडीएम का पद ला के दे दिया। तहसील आबू रोड सबसे छोटी तहसील थी, उसके भी 2 भाग कर दिए। अब ऐसे में ऐसी स्थिति होगी कि एसडीएम कौन सा, एसडीएम मौंट का, एसडीएम आबू रोड का, तहसीलदार कौन सा। सबसे छोटी जगह थी हमारी। हमको सुविधा देने के बजाय इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी लाकर और रख दिए। हमारे आबू रोड के शहर के लोगों की यही मांग थी कि टोल या आम जनता को, आदिवासी जनता को माउंट आबू जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः एसडीएम और डीवाईएसपी का कार्यालय आबू रोड आना चाहिए। सरकार ने हमारी मांग तो मानी नहीं। हमारे यहाँ पर राजनीतिक चेतना का शून्यता है, इसीलिए सरकार ने चाह कर लिया, किसी ने इसका विरोध किया नहीं। तो इसीलिए क्षेत्र की जनता, कम से कम आबू पिंडवाड़ा और रेवदर की जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और मुझे तो कोई आने वाले समय में बदलाव दिखाई देता नहीं है। हिंदुत्व का जो मुद्दा है, धर्म का जो मुद्दा है, वो सिरोही की तीनों विधानसभाओं में कितना प्रभावी होता है? हिंदुत्व का मुद्दा तो प्रभावी है ही। हमारे यहाँ जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर जो जाति समीकरण है उनके अंदर धर्म का तो ही। आपको ही बताया गया था मेरे साथी ने कि जो हमारा आदिवासी बेल्ट है उसके अंदर आरएसएस का या उसके अनुशासित जो संगठन है, वनवासी कल्याण परिषद और जो भी है माँ भारती वगैरह जो भी है, उनका काफ़ी प्रभाव है और वो हर जगह तक है, जहाँ तक कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसीलिए हिंदुत्व तो हिंदुत्व है ही। उसको भाजपा कितना भुना पाती है या उस वक्त चुनाव के समय क्या स्थिति रहेगी। अगर कांग्रेस महंगाई का मुद्दा बनाती है तो भाजपा को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी गहलोत जी की योजनाओं को लेकर भी बड़ा उसका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। वो जनता के मन में कितना जगह बना पाता है और वो वोटों को कितना प्रभावित कर पाएगा? विकास और जनता को दिए गए लाभ वोट में तब्दील होते हैं, ऐसा ट्रैक नहीं रहा। भैरव सिंह जी के समय पर प्रदेश के अंदर सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी रही, लेकिन आलू प्याज ने उनको हरा दिया। यही स्थिति पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब सरकार ने गेहूं इतना दिया कि जो वोटर वोट देने जा रहा था उसकी ओसरी में 5-5 बोरी गेहूं पड़ी थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। अशोक गहलोत जी जो इस वक्त अपना जो प्रयास कर रहे हैं, अंतिम प्रयास जिसे कहा जाएगा, बहुत प्रभावशाली है और इसके परिणाम आ भी सकते हैं। लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा ये आने वाला समय बताएगा। मेरे को तो इन सब जन कल्याणकारी योजनाओं से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है वो बेरोजगारी और महंगाई का है, जिससे अगर भाजपा नहीं निपटती है तो भाजपा को समस्या का सामना करना पड़ेगा। पेपर में जो नकल प्रकरण रहा है, पेपर लीक प्रकरण जो रहा है, वो भी तो जैसे अभी आपने बेरोजगारी की बात कही है तो उसको तो भाजपा बुना नहीं पाई। भाजपा भी अब एसी के अंदर बैठने वाले नेता हो गए। एक समय था जब भाजपा हर छोटे मोटे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती थी। इन पूरे 5 सालों में जब भाजपा कभी जनता के मुद्दों पर लेकर कभी सड़क पर नहीं उतरी, नहीं उन्होंने कोई प्रभावी आंदोलन किया। तो कुल मिला के आपका कहना यह है कि विपक्ष यहाँ पे तकरीबन निष्प्रभावी ही रहा है? बिल्कुल, यही कारण है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। भाजपा और कांग्रेस, यहाँ कई बार कहा जाता कमल कांग्रेस,
यानी जमीनी स्तर पर दोनों दलों का कोई आपसी न तो वैचारिक मतभेद है न विरोध है। जो भाजपा ने कह दिया उसको कांग्रेस ने मान लिया, जो कांग्रेस ने कहा उसको भाजपा ने मान लिया। ये हमारे स्थानीय स्तर पर कहा जाता है। और आप देखते हैं कि कभी भी भाजपा ने स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी भी कोई इतना बड़ा आंदोलन किया न कुछ किया। आज जिला अस्पताल शिवगंज चला गया, भाजपा के स्थानीय नेताओं ने इसको लेकर कुछ नहीं किया। आज नगर पालिका में हमारा बोर्ड है, लेकिन सरकार कांग्रेस की है, अधिशासी अधिकारी लग नहीं पाता। आम जनता त्रस्त है। आम जनता सोचती है कि हमने भाजपा को वोट देकर भी क्या बड़ा काम कर लिया। कांग्रेस की ये सोच है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुम भुगतो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आने वाला विधायक कांग्रेस का ही चुना जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका कहने का ये मतलब है कि जो तीनों विधानसभाएं हैं, इनमें अगर थोड़ा बहुत बदलाव की अगर उम्मीद आपको लग रही है परिणामों में, तो सिरोही हॉट सीट है। और इसके अलावा आपको पिंडवाड़ा और रेवदर में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। संगठन के स्तर पर भाजपा किसको टिकट देती है वो निश्चित रूप से मुझे जीतता हुआ दिखता है। रेवदर में भाजपा किसको सीट कैंडिडेट मानती है, मुझे जीतता हुआ दिखता है। अगर कांग्रेस अपना कोई प्रभावशाली नेता यहाँ से नहीं उतारती है। नीरज डांगी इनके प्रभावशाली नेता रहे हैं। नीरज डांगी प्रभावशाली नेता रहे, जयपुर तक रहे, दिल्ली तक रहे। नीरज डांगी जी ने 5 साल के अंदर इस क्षेत्र की जनता का कभी सार्वजनिक रूप से बैठकर दुख दर्द नहीं सुना। अब तो उनको बड़े ओहदे पर भी भेज दिया। अब तो ये भी बहाना नहीं है कि वो विकास के लिए कुछ करते नहीं। लेकिन क्षेत्रीय विकास के लिए कोई लैंडमार्क काम वो नहीं करा पाए ना। हमारा अस्पताल शिवगंज चला गया। आज राज्य सरकार चाहे तो आबू रोड एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण है या और भी जो चीजें हैं वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो उस स्तर पर दिख नहीं रहा। यहाँ से जो निराशाजनक स्थिति है। नीरज डांगी यहाँ से जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, जनता से अपना संवाद कायम नहीं कर पाए और सीधा उनसे वो मतलब मिलना जुलना नहीं रहा। और नहीं वो जनता के मुद्दों को प्रभावी रूप से उनको जो किसी कार्यकर्ता ने, उनके पदाधिकारी ने बताया उसको लेकर उन्होंने ऊपर उठाया, लेकिन सीधा आम जन की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। अब बात सिरोही सीट की। 1998 में संयम लोढ़ा ने इस सीट को बीजेपी से छीन लगातार 2 बार यहां कांग्रेस के पास रखी। वर्तमान विधायक पूर्व में 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2008 और 2013 में भाजपा कैंडिडेट ओटाराम देवासी के सामने चुनाव हार जाने की वजह से कांग्रेस ने 2018 में संयम लोढ़ा का टिकट काटा था, जिस पर संयम लोढ़ा ने कांग्रेस से बगावत कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ा और गौपालन मंत्री ओटाराम देवासी को 10,253 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। इस सीट से 2013 में चुनाव जीतकर ओटाराम देवासी देश के पहले गौपालन मंत्री बने थे। सिरोही विधानसभा के जातिगत समीकरणों की बात कर लेते हैं। पहला, इस विधानसभा में ओबीसी वर्ग के मतदाता सबसे ज्यादा है। दूसरा, अनुसूचित जाति के मतदाता यहाँ पर प्रमुख है। तीसरा, जनजाति के भी मुख्य है, जिनमें मीणा प्रमुख है। चौथा, ब्राह्मण और राजपूत मतदाता यहाँ पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब बात आबू पिंडवाड़ा सीट की। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया इस विधानसभा से 3 बार विधायक चुने गए हैं, साल 2003 से 2008 तक और इसके बाद साल 2013 से 2018 तक। वर्तमान में विधायक समाराम गरासिया है। साल 2008 में बीजेपी से समाराम का टिकट काटा था। समाराम की जगह बीजेपी ने दुर्गाराम गरासिया को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी और उसके बाद 2013 और 2018 में बीजेपी ने फिर से समाराम को टिकट देकर मैदान में उतारा और जीत दर्ज की। इस विधानसभा में लगातार बीजेपी जीत रही है। आदिवासी बहुल सीट होने की वजह से यहाँ पर शुरू में कांग्रेस का दबदबा रहा। 1977 में यहाँ से जेएनपी के अलदाराम जीते। 1985 के चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। फिर 80 के दशक के अंत तक यहाँ के आदिवासियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने पांव जमाने शुरू किए थे। 1990 में पहली बार यहाँ पर बीजेपी के प्रभुराम गरासिया चुनाव जीते। इसके बाद लगातार इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। 1998 और 2008 में जरूर यहाँ से कांग्रेस जीती थी। इस सीट पर गरासिया जाति के वोटरों का यानी कि आदिवासी के वोटरों का दबदबा है। माउंट आबू और पिंडवाड़ा के नगरपालिका क्षेत्र इसी विधानसभा में आते हैं। इस विधानसभा में एक ही जाति के वोटरों की बहुलता के बावजूद इनके वोट पैटर्न को क्षेत्रीय प्रभावित करती है। यहाँ पर गुजरात से सटे हुए इलाके के गरासिया जाति के लोगों को भाखर पट्टी का माना जाता है, वहीं पाली से सटे इलाके के गरासिया जाति के लोगों को मारवाड़ पट्टी का। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत
मारवाड़ पट्टी के हैं। ऐसे में माना जाता है कि इस पट्टी के व्यक्ति का यहाँ पर दबदबा रहता है। वर्तमान विधायक समाराम गरासिया भी मारवाड़ पट्टी से है। इस क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन इतना ज्यादा कमजोर है कि कोई इसे मजबूत नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस प्रदेश संगठन ने लगातार इस सीट पर हार के बावजूद यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए कोई विशेष कोशिश ही नहीं की। इस कारण यहाँ पर कांग्रेस की जीत का अकाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आबू पिंजवाड़ा के जातिगत समीकरणों की बात कर लेते हैं। पहला, आबू पिंजवाड़ा पर कलवी जाति के मतदाता ज्यादा है। दूसरा, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। तीसरा, अग्रवाल की तादाद भी देखने को मिलती है। चौथा, राजपूतों की संख्या भी अच्छी खासी है। सिरोही जिले के मुद्दे क्या कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। पहला, बजरी। दूसरा, बिजली की समस्या। तीसरा, आबू रोड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा, जिला अस्पताल की कमी।